हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण एंड वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एलपीटी। स्वागत है इस सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बिहार गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है जो अलाउ करता है 35% डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स। एंड इस सेशन में हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ रिजर्वेशन जानेंगे प्री इंडिपेंडेंस टाइम से एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम। उसके अलावा लैंडमार्क जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो रिजर्वेशन अलाउ करता है प्रमोशंस में भी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में। उसके अलावा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मेंशन्ड है उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी जो न्यूज आ रही है कि बिहार गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है लेजिस्लेटिव असेंबली में जो अलाउ करता है 35% डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। कि उसका मतलब है कि बिहार में जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स निकलेंगी किसी भी पोस्ट के लिए उसमें 35% रिजर्वेशन कर दिया गया है फॉर वुमेन्स। अब हम समझते हैं ये रिजर्वेशन किसे मिलेगा। ये सिर्फ वुमेन्स को मिलेगा जो बिहार की रेजिडेंट्स हैं, जिनके पास वहां का रेजिडेंस का या फिर डोमिसाइल है। उसके अलावा अगर कोई वुमेन है दूसरे किसी स्टेट से तो उन्हें जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसके अलावा अब बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और राइटर्स का ऐसा मानना है कि ये पॉलिटिकल गिमिक है कि अभी बिहार में इलेक्शंस है नवंबर 2025 में, वहां पर एक कास्ट से अपार्ट फ्रॉम जाग के एक पर्टिकुलर न्यूट्रल वोट बैंक को कंसोलिडेट करने चाहता है याला बिल। इसका एम ये है कि बिहार, यूपी कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स डोमिनेट करती है, कि वहां पे कास्ट एक मेजर फैक्टर होता है जब भी आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। तो जो न्यूट्रल वोट बैंक है वुमेन्स का, उन्हें कंसोलिडेट किया जा सके। ये एक अच्छा मूव भी है। आपका मानना क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा अब बिहार गवर्नमेंट ने 3 कंडीशंस दी हैं जिनके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाएगा कि रिजर्वेशन कैसे मिलेगा। तो जो भी वुमेन या रिजर्वेशन लेना चाहती हैं तो उनके पास 3 ईयर ऑफ रेजिडेंसी होनी चाहिए बिहार में, कि बिहार में वो 3 साल से रहती हैं या 3 साल से ज़्यादा। उसके अलावा सेकंड क्राइटेरिया जो दिया गया है वो है कि उनने कोई भी प्रॉपर्टी ओन की है बिहार में, बिहार में उनके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उन्हें भी रिजर्वेशन मिलेगा। उसके अलावा किसी वुमन ने अगर बिहार के किसी मेल से शादी करी है, मैरिज टू अ रेजिडेंट पर्सन ऑफ बिहार कैन बी कंसिडर्ड इन दिस रिजर्वेशन। एंड वोटर आईडी कार्ड कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है डोमिसाइल रिजर्वेशन लेने के लिए। ये दिया गया है इस नोटिफिकेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि नीड क्या है रिजर्वेशन की। इंडिया में रिजर्वेशन बहुत टाइम से चल रहा है। हम समझते हैं कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रिजर्वेशन दिया जाता है। अब फर्स्टली हिस्टोरिकल इनजस्टिस, कि हिस्टोरिकली हम देखें तो कुछ मार्जिनलाइज्ड और कास्ट बेस्ड कम्युनिटी के साथ काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है। ये एक रीज़न बनता है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन देने के लिए। उसके अलावा कास्ट सिस्टम, इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रिवेल करता है। अलग अलग स्टेट्स में ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ सभी स्टेट्स में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता था। और पास्ट में ऐसा देखा गया कि जो मार्जिनलाइज्ड या डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या ज़्यादा लैंड नहीं होते थे, ज़्यादा अमीर नहीं होते थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मिसट्रीट किया जाता था लोअर और सोशल इकोनॉमिक पोजीशंस की वजह से। इसके अलावा रिजर्वेशन देने का एक फैक्टर है सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, कि जो लोअर बेस्ड ग्रुप्स हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं, वो सोशली एंड इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं सोसाइटी में, तो उसे भी रिमूव करने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। एक फैक्टर ये है। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर है इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। जो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ हैं उनके प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारी गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो एडुकेट या इक्वल अपॉर्चुनिटी सेम रिप्रेजेंटेशन करने के लिए देना जाना चाहिए। रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है। मान लेते हैं किसी स्टेट्स में 100% टोटल पॉपुलेशन है जिसमें 27% ओबीसी ग्रुप्स के लोग हैं, बट उनका रिप्रेजेंटेशन 27% नहीं है, तो ये एक फैक्टर रहता है रिजर्वेशन देने के लिए कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके सभी को। उसके अलावा प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं उनने काफ़ी ज़्यादा बायस या स्टीरियोटाइप सोसाइटी में फेस किया है, इनजस्टिस फेस किया है, एंड उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का चांस नहीं दिया गया है बेस्ड ऑन देयर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। तो इन बेसिस पे रिजर्वेशन इंडिया में दिया जाता है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर इनके बेसिस पे इंडिया में रिजर्वेशन दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमने ये तो देखा कि रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, बट हिस्टोरिकली एवोल्यूशन कैसे हुआ रिजर्वेशन का इंडियन सोसाइटी में हम ये समझते हैं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे तो उनकी एक मेजर पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, की सोसाइटी को जितना ज़्यादा हम डिवाइड कर सकेंगे उतने बेटर तरीके से सोसाइटी को रूल कर सकते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट को। तो फिर 1881 में जब इंडिया का पहला सेंसस होता है तो उसके बाद विलियम हंटर और सोशल रिफॉर्मर ज्योतिराव फुले ने एक प्रपोजल रखा कि हमें रिजर्वेशन देना चाहिए, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, कि 1881 के कास्ट जो ओवरऑल सेंसस हुआ था उसमें कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन अलाउ कर दिया गया था। तो इनिशियली हम देख सकते हैं तो अर्ली प्रपोजल्स आए थे 1882 में। उसके बाद 1902 के टाइम पे कोल्हापुर का एक प्रपोजल आया था, या इनिशिएटिव मान सकते हैं। कोल्हापुर के जो महाराज थे राजश्री साहू, उनने अपनी लोकेलिटी में या अपनी प्रेसिडेंसी में, प्रोविंस में नॉन ब्राह्मण और बैकवर्ड क्लासेस को जॉब्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था। तो कोल्हापुर इनिशिएटिव भी हम समझ सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसी को मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, जब ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडिया में सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं कि किसी सोसाइटी में अगर मुस्लिम्स या फिर किसी स्पेसिफिक कास्ट के इतने लोग हैं तो फिर उनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहेंगे उसे सिर्फ और सिर्फ वही कम्युनिटी के लोग वोट कर सकते हैं और उसी कम्युनिटी से पर्सन को इलेक्ट किया जा सकता है। तो ये होते थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मैसूर और मद्रास में भी सिमिलर सिचुएशन थी। वहां के जो रूलर थे उनने भी अपनी प्रेसिडेंसी में 44% रिजर्वेशन नॉन ब्राह्मण, हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड 8% शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को प्रोवाइड किया गया था। ये था मैसूर एंड मद्रास का केस। अब समझते हैं कम्युनल पैक्ट, जो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। उसी को हम फेमसली भी जानते हैं पूना पैक्ट के नाम से। पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट के टाइम पे ब्रिटिशर्स का यही एम था कि हम जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे के सोसाइटी को और ज़्यादा डिवाइड कर सकें। तो उन्हें ये प्रपोजल रखा था, बट गांधी जी एंड अंबेडकर जी के बीच में ये एग्रीमेंट हो गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो नहीं दिए जाएंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए दोनों पार्टीज एग्री कर गई थी। तो मेजर चीज जो यहाँ पे हुई थी वो ये थी कि जितने भी सीट्स रहेंगी, मान लेते हैं 100% सीट्स अगर आती हैं तो 100 में से कुछ स्पेसिफिक सीट्स रिजर्व कर दी जाएंगी, कि स्पेसिफिक रिजर्वेशन दिया जाएगा कि उन सीट्स पे जो कैंडिडेट्स फाइट करेंगे इलेक्शन वो उसी स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करते होंगे। तो ये अलाउ हो गया था। बट इवन दो ब्रिटिशर्स ने उनकी बात नहीं मानी एंड स्टिल 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड कर दिए गए थे डिप्रेस्ड क्लास को भी और मार्जिनलाइज्ड वुमेन एंड लेबर्स को। तो ये था प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड पे जैसे एवोल्यूशन हुआ रिवोल्यूशन का इंडिया में। इसके बाद हम समझते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या चेंजेस आए थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पहले हम देखते हैं 1951 के टाइम पे एक फेमस केस है चंपारण दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की बात तो की गई थी बट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लीगलाइज कर दिया गया था कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जहां पे एससी एंड एसटी को लोकसभा और राज्यसभा में सीट्स फिक्स कर दी गई थी। बट ये जो अमेंडमेंट आया था इनिशियली ये सिर्फ और सिर्फ 10 इयर्स के लिए था, कि ये जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 10 इयर्स के लिए होगा। एंड 10 इयर्स के बाद हुआ क्या, हर 10 इयर्स के बाद ये अलाउ होता गया एंड हर 10 इयर्स का लास्ट जो एक्सटेंड किया गया था वो हुआ था 2019 में, जो कि वैलिड रहेगा 2030 तक एंड 2029 में वापस इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा होपफुली। इसके बाद डेवलपमेंट्स हुए 1919 आते तक 1979 में कमीशन फॉर्म किया गया जिसे हेड कर रहे थे जस्टिस मंडल एंड उसे फेमसली जाना जाता है मंडल कमीशन के नाम से। तो 1990 में मंडल कमीशन की जो रिफॉर्म्स थे उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, जिसमें अभी तक क्या होता था सिर्फ और सिर्फ एससी एंड एसटी कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दिए जाते थे, बट फिर इनने ओबीसी को भी, अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया जो कि थे 27%। तो मंडल कमीशन के बाद से अदर बैकवर्ड क्लासेस का एक सेक्शन बनाया गया एंड उन्हें 27% स्पेसिफिक रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया गया था। तो मंडल कमीशन में ये हुआ था।
मंडल कमीशन के बाद आता है इंदिरा सोहानी का केस, जो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। पहले हम लॉज जान लेते हैं। 2006 के टाइम पे एक सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एक्ट पास होता है, जिसमें सीट्स फिक्स कर दी गई कि जितने भी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं, जहां पर 15% सीट्स and for scheduled caste and 7.5% for scheduled tribes and 27% seats for OBC फिक्स कर दी गई थी 2006 के कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट के बाद। उसके बाद आता है 2019 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें कास्ट से दूर जाके इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अभी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर जनरल कैटेगरी, कि जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें एक क्राइटेरिया रखा गया कि आपकी जो भी क्राइटेरिया था कि 8 लाख से इनकम कम होनी चाहिए, आपका लैंड इतना नहीं होना चाहिए लैंड होल्डिंग, तो उन लोगों को 10% रिजर्वेशन सीट्स रिजर्व कर दी गई थी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में भी। तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ कि जब कास्ट से दूर हटके इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन देना स्टार्ट किया गया था। तो ईडब्ल्यूएस का आप अमेंडमेंट याद रखिए 103rd के बाद हुआ था। अब हम समझते हैं लैंडमार्क जजमेंट जो आए हैं। फेमस सबसे ज्यादा जजमेंट है इंदिरा सोहानी का जजमेंट। इंदिरा सोहानी जजमेंट में 9 जजेस की बेंच ने सीट्स फिक्स कर दी थी कि 50% की एक सीलिंग लिमिट सेट कर दी गई थी कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता गवर्नमेंट एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट सीट्स में। उसके अलावा प्रमोशंस में रिजर्वेशन अलाउ नहीं होगा। लेटर ऑन हम पढ़ते हैं नागराज केस में प्रमोशन भी अलाउ कर दिया गया था रिजर्वेशन में। एंड उसके अलावा थर्ड पॉइंट दिया गया था, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आया गया था इंदिरा सोहानी जजमेंट में। अब क्रीमी लेयर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ओबीसी में 27% लोग बिलोंग करते हैं ओबीसी से। अब ओबीसी कैटेगरी में जो लोग अमीर हो चुके हैं, जो लोग अपलिफ्ट हो चुके हैं, उन्हें माना जाएगा क्रीमी लेयर, एंड जो इसके नीचे होंगे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी फर्स्ट टाइम इंदिरा सोहानी जजमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके अलावा जो इस केस में एक और जजमेंट आया था, केस के ओबिटर डिक्टा में ही जजमेंट में मेंशन किया गया था कि इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं दिए जाएंगे। जो आज हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने अलाउ किया 2019 में, उसे 1992 में 9 जजेस की बेंच ने मना कर दिया था कि इकोनॉमिक बेसिस पे अपर कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। तो बट प्रेजेंट में तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। हम वो भी केस डिस्कस करेंगे जिसमें ईडब्ल्यूएस को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। अब हम समझते हैं 2006 का नागराजा केस जजमेंट, अनदर फेमस जजमेंट रिलेटेड टू रिजर्वेशन इन इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि द स्टेट वाज नॉट बाउंड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्रमोशंस टू SC ST की जो SC ST को जॉब मिल गई है रिजर्वेशन के बेसिस पे, तो प्रमोशन में गवर्नमेंट स्टेट बाउंड नहीं होता है रिजर्वेशन देने के लिए। बट कोर्ट ने 3 फैक्टर्स प्रोवाइड किए इस केस में कि इन 3 फैक्टर्स को अगर सेटिस्फाई करता है कोई स्टेट तो फिर SC ST को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अब वो 3 फैक्टर्स क्या थे? फर्स्टली, स्टेट को क्वांटिफाइबल डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ये एक कास्ट बैकवर्ड है अभी भी हमारी सोसाइटी में। सेकेंडली, ये जो भी कास्ट है ये सोसाइटी में इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन है, कि इसका प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। एंड थर्डली, जो क्राइटेरिया रखा गया वो ये था कि सच रिजर्वेशन वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो रिजर्वेशन से जो लोग प्रमोट हो रहे हैं उससे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी पे अफेक्ट नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशंस को अगर कोई स्टेट सेटिस्फाई करता है तो फिर वो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि 2018 में जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता एक केस जजमेंट, इस केस में प्रमोशन को लेके ही आर्ग्यूमेंट हुए थे कि 2018 तक स्टेट्स ने अपना डाटा प्रिपेयर कर लिया था और बता दिया था कि रिजर्वेशन प्रमोशन में भी दे सकते हैं। तो इस केस में स्पेसिफिकली ये डिसाइड हुआ कि कोर्ट ने बोला आप दे तो सकते हो, बट जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट था वो प्रमोशंस में अप्लाई कर दिया गया। दैट मींस SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं वो अगर क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो उन्हें प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो अभी तक क्या होता था, क्रीमी लेयर सिर्फ एप्लीकेबल था OBC के लिए,
बट अभी रिविजन में प्रमोशंस में भी क्रीमी लेयर एप्लीकेबल हो चुका है SC ST के लिए। अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था लास्ट ईयर, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था स्टेट्स को कि SC ST के ओवरऑल जो रिविजन होता है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में, जहां पे हम अपॉइंट ही करते हैं SC ST कैटेगरी के लोग को, तो वहीं पर ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना चाहिए। तो वो तो अभी तक नहीं हुआ है, बट प्रमोशंस में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट कर दिया था जर्नैल सिंह के केस में। उसके अलावा फेमस केस ऑफ 2022 जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था एनडीए गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था, उसे चैलेंज किया गया था। अब ये कोर्ट में केस चैलेंज होता है रिजर्वेशन के ईडब्ल्यूएस बेसिस पे नहीं देना चाहिए, बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला that this ruling validated reservation solely based on economical backwardness, कि अगर जनरल कैटेगरी में भी कोई इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, उसे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज का चांस नहीं मिल रहा है, तो फिर रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पे भी दिया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे जिनने चेंज किया है हमारा पर्सपेक्टिव ऑन रिजर्वेशन एंड द एवोल्यूशन ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया। अब इंडिया में किस किस टाइप के होते हैं? वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होते हैं, जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन, इनकम बेस्ड रिजर्वेशन एंड रिजर्वेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन में। अब हम एक बार डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को। अब हम ऐसे समझते हैं, ये एक टेबल है एंड इस टेबल में 100% सीट्स किसी एजुकेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी के लिए रिलीज की गई हैं। तो यहाँ पे स्टेट ने अगर फिक्स कर दी ऐसी सीट्स, जनरल, ओबीसी, एसटी, तो ये हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन के 27% इधर सीट्स फिक्स होंगी, 15% सीट्स इधर रिजर्व हो जाएंगी, 7.5% इधर सीट्स रिजर्व हो जाएंगी। तो ये हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन। अब इसी के अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है? जैसे अभी वुमेन्स का आया है, तो ओवरऑल जो रिजर्वेशन है उसमें से जनरल की जितनी भी सीट्स हैं उसमें से स्पेसिफिकली 35% ये हो जाएंगी वुमेन की। अब इसी में डिफरेंटली एबल पीडब्ल्यूडी कोई सीट्स हैं, तो फिर ओवरऑल मान लेते हैं 10% गवर्नमेंट ने अलाउ की है। तो जनरल की जो ओवरऑल सीट्स होंगी उसमें से 10% चली जाएंगे पीडब्ल्यूडी के लिए। ओबीसी की जो ओवरऑल टोटल सीट्स होंगी, अगर कोई पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उससे ओबीसी की जो टोटल सीट्स हैं 27 का 10% मिल जाएगा। अब जैसे 27 का 10% हो जाएगा 2.7, तो इस केस में हो जाएंगी 2 सीट्स और 3 सीट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी। तो ये हो जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, और ओवरऑल जो प्रोवाइड किया जाता है ये होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। तो हमने समझा हॉरिजॉन्टल क्या होता है एंड वर्टिकल क्या होता है। इसके अलावा जेंडर बेस आप समझ सकते होंगे, जैसे अभी बिहार ने किया है वुमेन के लिए 35% कर दिया गया है, तो मेल फीमेल के बेसिस पे डिवीजन होता है। कास्ट बेस में जैसे ओवरऑल जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। इनकम बेस्ड रिजर्वेशन का सबसे मेजर एग्जाम्पल अभी का जो सिचुएशन है ईडब्ल्यूएस की। एंड रिजर्वेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स की ओवरऑल 4% रिजर्वेशन प्रोवाइड किए जाएंगे पर्सन विद डिसेबल्ड पर्सनैलिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स, एमिंग टू क्रिएट एन इक्वल एंड एक्सेसिबल सोसाइटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू रिजर्वेशन इन इंडिया। अब मेजर आर्टिकल्स क्या क्या है? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी। इसके अलावा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है कि इट अलाउज द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास in which are not adequately represented in state services।
आर्टिकल 16 क्लॉज 4A क्या कहता है कि रिजर्वेशन प्रमोशंस में भी दिया जा सकता है। 4A अमेंडमेंट से आया था, 4B भी अमेंडमेंट से लेके आया गया था, जो क्या कहता है कि जो भी अनफिल्ड वैकेंसी रह जाती हैं, फॉर एग्जांपल ओबीसी या फिर SC ST में कोई वैकेंसीज अनफिल्ड रह गई कि प्रॉपर लोग फिल नहीं हो पाए उस पोस्ट में, तो जो भी रिमेनिंग सीट्स होंगी वो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर कर दी जाएंगी। जो भी बैकलॉग्स होंगे वो नेक्स्ट ईयर की जो ओवरऑल सीट्स आएंगी उसमें ऐड अप कर दी जाएंगी उसी कैटेगरी के लिए स्पेसिफिकली। आर्टिकल 39 ये क्या बोलता है, ये एक DPSP है जो स्टेट को बोलता है कि इट शुड एंश्योर जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, रीइंफोर्सिंग द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वालिटी इन इंडिया। आर्टिकल 243 क्लॉज डी एंड आर्टिकल 243 क्लॉज टी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो होंगे, म्युनिसिपल बॉडीज एंड पंचायती बॉडीज, वहाँ पे वुमेन्स SC ST के लिए प्रॉपर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके अलावा आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 इट टॉक्स अबाउट रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर scheduled caste and scheduled tribes and OBC members in the parliament in लोक सभा एंड राज्यसभा। तो ये सीट फिक्स की जाएंगी कौन से आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 के अंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या है, अभी तक हमने रिविजन को डिटेल में समझा। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या रिविजन मेरिट को हैम्पर करता है या नहीं करता है, आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। उसके अलावा रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा था कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन एडमिशंस ऑफ मेडिकल कोर्सेज, वहां पर डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था। तो ये जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशंस हैं, इन्हें क्या स्टेट्स में भी सेम सिमिलर पैटर्न पे क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए? क्या कोर्ट इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा, ये हमें फ्यूचर में देखना होगा। इसके अलावा एक पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं कि लास्ट 70 ईयर से फ्रॉम सिंस इंडिपेंडेंस रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या अपलिफ्टमेंट हो पाया है या नहीं हो पाया है? तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक कमीशन फॉर्म करना चाहिए जहां पे एक प्रॉपर स्टडी की जाए कि रिविजन से कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे हैं तो कुछ बेटर स्कीम्स लेके जाएं, रिविजन को इंक्रीज किया जाए। एंड एक मेजर क्वेश्चन किसी भी लॉ स्टूडेंट्स के माइंड में अराइज होगा कि इंदिरा सोहानी केस में जो 50% की सीलिंग लिमिट सेट की गई थी कि रिविजन किसी भी सिचुएशन में 50% क्रॉस नहीं होने चाहिए, इन ओनली एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, वो सीलिंग तो बहुत बार ब्रीच हो चुकी है वो ऑलमोस्ट हर स्टेट में। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को एक क्वेश्चन अराइज करना चाहिए। एंड इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर कहा था कि शेड्यूल्ड कास्ट में काफ़ी ट्राइब्स हैं जो अपलिफ्ट हो चुके हैं एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी, बट अब क्या रिविजन हमें विद इन रिविजन प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे पार्लियामेंट को डिस्कस करना चाहिए कि रिविजन विद इन रिविजन की जो कम्युनिटीज़ अपलिफ्ट हो गई हैं उन्हें छोड़ के जो अभी भी बैकवर्ड हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ नई पॉलिसी या हमें चेंज लेके आना चाहिए सोसाइटी में। अब जो वुमेन का रिजर्वेशन है वो लीगली सस्टेनेबल और लीगली परमिसेबल है सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली, बट द क्वेश्चन इज क्या डोमिसाइल बेसिस रिजर्वेशन देना चाहिए कि आप सिर्फ बिहार की वुमेन के अपलिफ्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, क्या दूसरे स्टेट से कोई वुमेन आके आपका कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देते हैं, क्रैक करते हैं, तो उन्हें भी उन्हीं के इक्वल पार पे क्यों नहीं कंपेयर किया, ट्रीट किया जा रहा है? ये कुछ मेजर क्वेश्चन है रिविजन के कंटेक्स्ट में। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और थैंक यू सेशन में बने रहने के लिए।